चैप्टर 13 द मौर्यन डायनेस्टी का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपको वहाँ पे वो पार्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से हम इस पार्ट में करेंगे द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य। आपको पता है ना, चाणक्य उसका क्या था, प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो भी राजकाज चलता था वो किसकी गाइडेंस में चलता था, चाणक्य की गाइडेंस में चलता था। द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इंजॉयड सुप्रीम पावर ऑफ मिलिट्री, जुडिशरी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। जो किंग था यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य था, वो क्या था भाई, हेड था पूरे देश का, क्या था, हेड था। और उसके पास सबसे ज़्यादा पावर थी, सुप्रीम पावर थी। किस किस की, मिलिट्री पावर थी, जुडिशरी वो न्याय कर सकता था, और जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी पब्लिक के साथ जो भी राज्य व्यवस्था थी उसका, सभी के पास सुप्रीम पावर किसके पास थी, राजा के पास थी। ही हैड मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज एंड असिस्ट हिम। जो राजा के पास क्या थी भाई, मंत्री परिषद थी, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था जो उसको एडवाइस देते थे और उसके जो मतलब उसके नीचे काम करते थे, असिस्ट करते थे उसको। हाउएवर द किंग वाज नॉट बाउंड टू फॉलो देयर एडवाइस। और हाउएवर जबकि जो राजा है उनकी एडवाइस को चाहे वो माने चाहे ना माने, वो उसके लिए बाध्य नहीं था। द मिनिस्टर वर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और जो मिनिस्टर थे उनको कैसे अपॉइंट किया जाता था, उनके जो मतलब कहने का मतलब उनकी योग्यता के आधार पर उनको अपॉइंट किया जाता था। ही कैप्ट लेडीज एज हिज बॉडी गार्ड। जो राजा के जो बॉडी गार्ड थे वो क्या थी भाई, लेडीज थी। अमात्या, महामात्रा, अध्यक्षा, पुरोहित, सेनापति, युवराज वर सम ऑफ द ऑफिशियल इन हिज कोर्ट। और जो उसके दरबार में थे ये वो क्या थे भाई, इसके ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे। अमात्य हो गया, महामात्रा हो गया, अध्यक्षा, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ये सभी उसके कोर्ट, राजा के दरबार में जो ऑफिसर थे या ऑफिशियल्स थे। देयर वाज ए वेरी एफिशिएंट एस्पोनेज सिस्टम। और वहाँ पे जो राजा का जो जासूसी विभाग था यानी कि गुप्तचर विभाग था, वो भी बड़ा ही मजबूत गुप्तचर विभाग था उसके पास। जासूसों का काम क्या होता था भाई, पता लगाना कि भाई क्या गड़बड़ चल रही है। द होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। और जो उसका सारा राज था वो डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट, छोटे छोटे मतलब यूनिट में उसने डिवाइड कर रखा था ताकि वहाँ पे काम काज सही ढंग से हो सके। द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर नगराध्यक्ष और नागरिक। और जो सिटी का, जो शहर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, राजकाज था, वो किसके अंडर था, वो था नगर अध्यक्ष या नागरिक के अंडर था। ये एक पोस्ट थी। ही वाज हेल्प बाय 30 मेंबर। और जो नागरिक था या नगराध्यक्ष था वो उसको 30 मेंबर हेल्प करते थे। दे वर डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स ईच। और इनको 30 मेंबर को 6 बोर्ड में डिवाइड कर रखा था और हर एक बोर्ड में 5 मेंबर थे। ईच बोर्ड वाज असाइन डिफरेंट ड्यूटी टू बी परफॉर्म्ड। और हर एक बोर्ड, जितने भी 6 बोर्ड थे जिसमें 30 मेंबर्स थे, अलग अलग बोर्ड को अलग अलग ड्यूटी दे रखी थी और उन्होंने अलग अलग ड्यूटी को परफॉर्म करना था। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर। और जो गांव की जो मतलब कामकाज था उसको कौन देखता था, उसको एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर देखता था। दे कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ द पीपल। वो क्या करते थे, पीपल का रिकॉर्ड रखते थे, कलेक्टिव टैक्स कलेक्ट करते थे, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज। और विलेज में लॉ और ऑर्डर यानी कि कानून वगैरह को देखते थे। अब हम पढ़ेंगे कि मौर्यन जो डायनेस्टी थी उसमें सोशल कंडीशन कैसी थी। द लाइफ ऑफ पीपल वाज पीसफुल एंड प्रोस्पर्स इन सोसाइटी। और जो इनकी लाइफ थी वो पीसफुल थी, शांतिपूर्वक थी और प्रोस्परस थे, यानी कि ये समृद्ध लोग थे। वर्ण एंड आश्रम सिस्टम ऑफ ऋग वैदिक पीरियड वर इन प्रैक्टिस। और वर्ण और आश्रम सिस्टम जो ऋग वैदिक काल में चलता था वही इस समय भी चलता था। कौटिल्य आउटलाइन
द ड्यूटीज ऑफ ईच वर्ण अंडर ईच आश्रम। और जो कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य ने वो सबकी मतलब सबकी ड्यूटी फिक्स कर रखी थी, हर एक वर्ण की और हर एक आश्रम की। मोस्ट पीपल मैरिड विद इन देयर ओन कास्ट, अधिकतर जो लोग थे वो अपने ही कास्ट में शादी ब्याह करते थे। एंड फॉलोड देयर पेरेंटल ट्रेड ऑफ प्रोफेशन, और जो मतलब अपने माता पिता का जो प्रोफेशन होता था उसी को वो फॉलो करते थे। पीपल लिव्ड पीसफुली एंड हार्मोनियसली विद ईच अदर एंड ओबेड लॉ, पीपल एक दूसरे से शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहते थे और जितने भी लॉ थे कानून थे उनको ओबे करते थे। तो वर्ण कौन कौन से वर्ण थे भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 मेन वर्ण थे। और आश्रम में क्या आ गया भाई? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम में बांट रखा था। अब आ गया भाई इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? एग्रीकल्चर वाज द बेसिस ऑफ द विलेज इकोनॉमी, और विलेज की जो इकोनॉमी थी यानी कि धन से संबंधित जितनी भी बातें थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, खेती बाड़ी पे डिपेंड थी। मैनी डैम्स एंड लेक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड इरिगेशनल फैसिलिटीज़, और बहुत सारे डैम बनाए गए थे, झीलें बनाई गई थी, इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि फसलों को पानी देने के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी। कैनाल्स वर आल्सो डग, और नहरें भी खोदी गई थी। सुदर्शन लेक बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द इरिगेशन सिस्टम दैट वाज प्रेवलेंट दैट एट दैट टाइम, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक बनाई थी उस टाइम, ठीक है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, पेड़ मतलब फसलों को पानी देने के लिए, जो उस टाइम बहुत ही प्रचलित थी। द स्टेट आल्सो गेव फाइनेंशियल हेल्प टू कल्टिवेटर एंड ट्रेडर, जो स्टेट था यानी कि राज्य था जो वो कल्टीवेटर यानी कि किसानों को और व्यापारियों को स्पेशल जो उनकी मदद भी करता था, फाइनेंशियल मदद, पैसों से मदद भी करता था। प्रॉपर अटेंशन वाज पेड टू द कैटल रेयरिंग एंड पास्चर्स, और प्रॉपर अटेंशन, इस पे बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाती थी। किस पे ध्यान दिया जाता था? कैटल, पशुओं को पालने में, और जो घास के जो उनके जो मैदान थे जहाँ पे वो चरते थे उन पे विशेष ध्यान दिया जाता। पास्चर माने घास के मैदान, जहाँ पे घास वगैरह होती है पशुओं के लिए, चारा वगैरह, ठीक है, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता था। फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल, माइंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज वर कंसिडर एज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट लॉ, और जितने फॉरेस्ट यानी कि जंगल, वाइल्ड एनिमल, माइंस जो खाने थी, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेज थे उसको पब्लिक प्रॉपर्टी समझा जाता था, यानी कि राज्य की प्रॉपर्टी समझा जाता था। एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट लॉ, और उसको राज्य उसको प्रोटेक्ट करता था। हैवी पनिशमेंट वाज गिवन टू दोज हु कट डाउन ग्रीन ट्रीज, और जो ग्रीन ट्रीज को काटता था, हरे भरे पेड़ों को जो काटता था उसको हैवी पनिशमेंट, उसको दंड दिया जाता था। प्रमोशन ऑफ ट्रेड वाज एंश्योर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, और जो प्रमोशन ऑफ ट्रेड, अगर किसी ने व्यापार करना है तो उसको ऑफिशियल की क्या लेनी पड़ती थी भाई? एक तरह से अनुमति लेनी पड़ती थी उसको, मतलब प्रमोशन ऑफ ट्रेड यानी कि जो ट्रेड व्यापारियों को एक तरह से जो राज्य है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल उसको सुरक्षा देते थे। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट प्रोडक्ट वर द मेन आइटम ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। उस टाइम क्या किस चीज़ का व्यापार होता था? कॉटन का, वूल का, सिल्क का और जूट का उस टाइम व्यापार होता था देश के अंदर भी, और फॉरेन ट्रेड बाहर भी उसको भेजा जाता था विदेशों में। द ट्रेडर हैड टू पे वेरियस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, और जो व्यापारी थे उनको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता था? राज्य को क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। देयर प्रोडक्ट वर थोरली चेक्ड, उनके जो प्रोडक्ट थे वो उनको अच्छे से चेक किया जाता था। काशी, कलिंगा एंड मदुरई वर द मेन सेंटर ऑफ द टेक्सटाइल, और उस टाइम काशी, कलिंग और मदुरई जो कपड़े वगैरह के वो क्या थे भाई? मेन सेंटर थे, ठीक है। टेक्सटाइल का मतलब जितने भी कपड़े से संबंधित जो व्यापार होता है उसको टेक्सटाइल्स कहते हैं, ठीक है। उस टाइम ये सेंटर थे मेन, काशी, कलिंगा और मदुरई। स्पाइसेस एंड आइवरी गुड्स, स्पाइसेस यानी मसाले, और आइवरी गुड्स का मतलब होता है हाथी दांत, और एट्सेट्रा वर द मेन आइटम फॉर एक्सपोर्ट। इन जो हाथी दांत को और मसालों को एक्सपोर्ट किया जाता था यानी कि विदेशों में भेजा जाता था। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम आर्ट और
आर्किटेक्चर कैसा था। 5 टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल मोनूमेंट्स वर प्रीवलेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड देवर। 5 तरह के जो आर्किटेक्ट मोनूमेंट वगैरह उस टाइम प्रचलित थे वो कौन कौन से थे। नंबर 1 पैलेसिस, स्तूपास, केव्स, पिलर्स और रॉक इडिक्ट्स। ये 5 तरह के उस टाइम बनाए जाते थे, ठीक है, मोनूमेंट। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्तूप क्या होता है। स्तूपा इज ए बुद्धिस्ट टेम्पल, जो जैसे मंदिर होता है ऐसी बौद्ध धर्म के जो मानते हैं लोग उनके लिए क्या बनाया गया भाई, स्तूप बनाया गया। इट इज़ ए फेमस एज ए स्पिरिचुअल मोनूमेंट। ये एक तरह का भाई धार्मिक वो था, इमारत थी। इट हैज़ ए डोम और ए पगोड़ा वेयर द सैक्रेड रिलिक्स और एनलाइटेंड बीइंग्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट आर केप्ट। और जो इसमें एक डोम होता था यानी कि जिसको पगोड़ा कहते थे, वहाँ पे जो धार्मिक चीज़ें रखी जाती थी, धार्मिक मतलब जो लोग थे उनसे उनके अवशेष या कह सकते हैं या किताबें वगैरह, धार्मिक किताबें, कुछ लिखी हुई किताबें वहाँ पे रखी जाती थी। केव टेम्पल्स आर कॉल्ड विहार। जो केव जो गुफाओं में जो टेम्पल बनाए जाते थे उनको विहार्स कहते थे। एंड प्रेयर हॉल्स आर कॉल्ड चैत्यास। और जहाँ पे प्रेयर की जाती थी, सब मिलकर प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे ईश्वर को, उसको चैत्यास कहा जाता था। द पैलेस ऑफ अशोका वाज वेरी ब्यूटीफुल। जो अशोका का जो पैलेस था, महल था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। फायान ए चाइनीज ट्रेवलर वाज एस्टोनिश्ड टू सी इट एंड रिमार्क दैट द पैलेस मस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय गॉड्स नॉट बाय मैन। और जो एक चीनी यात्री आया था उस टाइम, फायान, उसने वो इसको देखकर चकित रह गया, इस महल को देखकर। उसने कहा था कि ये जो महल है ये तो भगवान के द्वारा बनाया गया है, आदमियों के द्वारा नहीं बनाया गया। वो उसको महल को देखकर इतना हैरान हो गया था। दूसरा है भाई, द स्तूपा ऑफ सांची एंड इट्स गेटवे इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दैट पीरियड। अब सांची का स्तूप, स्तूप का मतलब आपको पता ही है, बुद्ध धर्म को जो मानते हैं उनका मंदिर, वो बहुत ही मशहूर है। उसका जो गेटवे है बेस्ट एग्जांपल है किसका, आर्किटेक्चर का, जो उस टाइम इमारतें बनाई जाती थी। थर्ड है, द मौर्यन रूलर डग मैनी केव्स फॉर द मॉन्क्स टू लिव इन। अब जो मौर्यन रूलर थे, जो शासक थे, उन्होंने बहुत सारी जो गुफाएं, जो सुरंगें बनवाई, किसके लिए, मॉन्क्स के लिए। मॉन्क्स होता है साधु, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं साधु, उसको मॉन्क्स बोलते हैं। सच केव्स हैव बीन फाउंड इन बाराबर एंड नागार्जुना हिल्स एंड याक्षी एट दीदारगंज नियर पटना। ऐसी कुछ केव्स या इन स्थानों पर मिली हैं, बाराबार में, नागार्जुन में और याक्षी, नागार्जुन हिल्स में और याक्षी जो पटना के पास है दीदारगंज, वहाँ पे कुछ ऐसी केव्स मिली हैं। फोर्थ है भाई, द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोन पिलर विद शाइनिंग सरफेस। और जो आर्किटेक्चर यानी कि जो इमारतें वगैरह बनाई जाती है उसको आर्किटेक्चर कहते हैं, उसका एक क्या है, एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, स्टोन पिलर है और शाइनिंग सरफेस है और ये चमकता है। दीज पिलर्स, जैसे ये दे रखा है, देखो ये पिलर दे रखा है, दीज पिलर्स वर क्राउंड विद एनिमल फिगर एंड धर्म चक्र। इसके ऊपर एक एनिमल फिगर होती थी और इसमें धर्म चक्र होता था। द टॉप of a stone pillar with 4 lions and धर्म चक्र has been adopted as our national emblem। अब the top of the stone pillar, इस stone pillar का जो टॉप है, ये वाली चीज़ है, उसको हमने भी अपनाया है अपने नेशनल एम्बलम में। और जो धर्म चक्र है उसको भी हमने अपनाया है, ठीक है, उस टाइम जो बनाया जाता है। देखो ये है टॉप पिलर, ये है इसका टॉप पिलर का ये टॉप है। इसको देखो, आपने देखा होगा, इसको भारत के जितने भी नोट होते हैं, जितने भी सरकारी पत्र वगैरह होते हैं, इसमें ये मोहर लगी होती है। और ये जो चक्र बना हुआ है इसको बोलते हैं भाई धर्म चक्र। ये हमारा एक तरह से नेशनल एम्बलम है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। आपने जितनी भी सरकारी चीज़ें देखी होंगी उसमें ये चिन्ह जरूर होता है, जैसे कि नोटों में, सिक्कों में, ठीक है, जितने भी सरकारी पत्र वगैरह होते हैं उनमें ये चित्र जरूर होता है। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है। ये भी हमने कहाँ से लिया था भाई, अशोक का जो पिलर है सारनाथ का, उसने बनाया था, यानी कि मौर्यन
से ही हमने ये लिया है। अशोका पिलर कैन आल्सो बी सीन इन फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, टोपरा, अम्बाला, कौशाम्बी, लोरिया, सारनाथ एंड सांची आल्सो हैव सच पिलर। इन जगहों पर भी जो ऐसे पिलर्स मिले हैं, कहाँ कहाँ पे मिले हैं? इलाहाबाद में मिले हैं, नंदगढ़ में मिले हैं, सारनाथ यूपी में और सांची एमपी में ऐसे पिलर्स मिले हैं। डू यू नो में क्या आएगा? द सील ऑफ फोर लाइन नेशनल एम्बलम कैन बी सीन ऑन ऑल ऑफिशियल पेपर नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी ये जो सील है इसको हमने नेशनल एम्बलम में है ये हमारा, और इस ये हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं भाई? जितने भी सरकारी ऑफिशियल पेपर्स हैं, नोट्स हैं और कॉइन्स हैं, सिक्के वगैरह, उस पर ये होता है। फिफ्थ है भाई, रॉक इडिक्ट्स वर फाउंड इन रूपनाथ सेंट्रल प्रोविंस, सासाराम बिहार एंड बरेत राजस्थान। ये भी रॉक एडिक्ट्स का मतलब जो भी पत्थरों पर जो लिखा होता है वो भी ये कई जगहों पर मिला है। रूपनाथ में मिला है, सेंट्रल प्रोविंस यानी कि मध्य प्रदेश वगैरह में, बिहार में और राजस्थान में ऐसी चीज़ें मिली हैं। सिक्स्थ है, लेटर ऑन मोनेस्ट्रीज वर मेड फॉर द मॉन्क्स टू लिव इन। अब बाद में उनके लिए जो जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए मोनेस्ट्रीज बना दी गई जिसमें वो रहते थे, एक तरह के मंदिर, बौद्ध विहार बना दिए गए। वाइल अशोका वाज मेकिंग every effort to separate the message of peace to the neighboring countries, the Chinese emperor were building the Great Wall to protect their boundaries by forcing thousands of people to work on the construction in extreme weather condition। जिस टाइम जो अशोक है वो मतलब शांति का संदेश सारे पड़ोसी राज्यों में भिजवा रहा था, उसी टाइम जो चीन के जो राजा थे वो ग्रेट वॉल बना रहे थे। आपने सुना होगा द ग्रेट वॉल, चीन की जो दीवार के बारे में आपने सुना होगा। वो अपनी बाउंड्रीज़ को, राज्य की बाउंड्री को चारों तरफ से चीन की दीवार बना रहे थे और लोगों को उन्होंने क्या किया अभी? मजबूर किया। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, वहाँ की वेदर कंडीशन अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने लोगों को मजबूर किया ये दीवार बनाने के लिए। वहाँ के राजा ये कर रहे थे उस टाइम। ठीक है, अब आ गया डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। डिक्लाइन का मतलब वो मतलब अब कम होना शुरू हो गया, घट गया या ख़त्म हो गया। मौर्यन एम्पायर कैसे ख़त्म हुआ? द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक इन 232 BCE। अशोक की डेथ के बाद जो मौर्यन का जो एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, वो मतलब एक तरह से ख़त्म होना शुरू हो गया। इट इज़ सैड दैट अशोकाज मिलिट्री पॉलिसी ऑफ नॉट वेजिंग एनी वार परहैप्स द मेन रीज़न ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। और ये कहा जाता है, ये समझा जाता है कि अशोक ने अब लड़ाई लड़ाई करना तो बंद कर दिया था, इसलिए अब ये इसका मेन रीजन था कि जो मौर्यन एम्पायर है वो ख़त्म हो गया। बृहद्रथा वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट राजा ये था। ही वाज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्पमित्रा शुंग इन 185 to 73 BCE हु कैप्चर्ड द थ्रोन। उसको किसने मार दिया था? जो मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट राजा था ये था बृहद्रथ, उसको किसने मार दिया था? उसके ही कमांडर इन चीफ ने मार दिया था, सेनापति ने मार दिया था, उसका नाम था पुष्पमित्रा शुंग ने मार दिया था और वो राजा बन गया था। ही फाउंडेड ए न्यू डायनेस्टी कॉल्ड शुंगाज डायनेस्टी। और उसने एक नया राजवंश चलाया जो शुंगा डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। एंड वाज सक्सीडेड बाय अग्निमित्रा। और उसके बाद उसका जो लड़का था अग्निमित्र बना राजा। द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी देवाभूति वाज किल्ड बाय वासुदेवा हु एस्टेब्लिश्ड कन्वा डायनेस्टी इन 72 BCE। और उसके बाद जो लास्ट राजा था उसका शुंगा डायनेस्टी का देवाभूति, उसको किसने मार दिया भाई? वासुदेव ने उसको मार दिया और कन्वा डायनेस्टी की उसने नींव रखी। अब नई डायनेस्टी शुरू होगी, नया राजवंश शुरू कर दिया 72 BCE में। ठीक है, डायनेस्टी का तो आपको पता है, मतलब डायनेस्टी का मतलब है एक ही परिवार के जब राजा बनते हैं, जैसे पहले बाप बन गया, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे राजा बनते गए, उसको डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये मौर्यन डायनेस्टी को मतलब लास्ट राजा को शुंग ने मार दिया था, शुंगमित्र ने मार दिया था और शुंग डायनेस्टी का शुरुआत की। और फिर इनका जो लास्ट राजा था देवाभूति, उसको वासुदेव ने मार दिया और कन्वा डायनेस्टी की शुरुआत की। अब डू यू नो में देखो ये डायनेस्टी के
बारे में बता दिया है। ए डायनेस्टी रूल मीन्स द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर, यूजुअली द सन कम टू द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। और डायनेस्टी का मतलब क्या होता है कि एक ही जब परिवार के जो मेंबर क्या करें, राजा बने या शासक बने, उसको ही डायनेस्टी कहते हैं। और इसमें अधिकतर क्या होता है भाई, बाप के बाद बेटा राजा बन जाता है। ठीक है। द मौर्यन डायनेस्टी हैड 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, और जो मौर्यन डायनेस्टी के 3 इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा कौन बना भी? बिंदुसार, और बिंदुसार का जो बेटा था अशोक। ये इसके मौर्यन डायनेस्टी के 3 मेन राजा हुए हैं। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।